हाय एवरीवन, आज एक स्पेशल गाड़ी लेके आ रहा हूँ। गाड़ी तो स्पेशल नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि कौन सी है। दी लेजेंडरी टाटा सफारी। स्पेशल इसका एडिशन है, दिस इज़ डार्क एडिशन। और डार्क एडिशन के चलते सभी कुछ डार्क है। गाड़ी भी काली, हमारी टी शर्ट भी काली, मोबाइल भी काला और माइक की तार भी काली। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और इसके इंटीरियर्स को चेक करते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। दरवाजे के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेफ्टी के लिए इन्होंने एक लैंप लगा रखा है यहाँ पे, रेड कलर का। दोनों तरफ है, लेफ्ट वाले दरवाजे के नीचे भी है। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। हालांकि गाड़ी ऑफ है, इसके हेडलैम्प्स ऑफ हैं, लेकिन वो लैंप्स जल जाते हैं जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो, सो दैट अगर रात के टाइम पे कोई पीछे से आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है एंड कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। वैसे भी डार्क एडिशन है तो गाड़ी भी काली और अंधेरे में तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डोर का थर्ड दरवाज़ा बंद होते ही आपको फील होता है कि आप एक ऐसी गाड़ी के अंदर बैठे हो जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सॉलिड है। डार्क एडिशन की पूरी ऑल ब्लैक थीम आपको अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होती हुई नजर आएगी। गाड़ी के अंदर ऑल ब्लैक थीम के अंदर आपको यहाँ ये पूरा का पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा इंफोटेनमेंट क्लस्टर के लिए, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स के लिए, एंड नीचे डैश के नीचे भी एक पियानो ब्लैक अच्छी खासी गार्निश मिलेगी आपको। इस इंटीरियर थीम को टाटा वाले ऑफिशियली बुलाते हैं ब्लैक स्टोन इंटीरियर थीम। और ये जो इसका डैशबोर्ड है सामने, इसको भी ब्लैक स्टोन मैट्रिक्स डैशबोर्ड पैनल बोला गया है। गाड़ी के अंदर डार्क क्रोम इंटीरियर पैक भी दिया हुआ है, जैसे कि ये जो एसी लूवर्स हैं ये आपको पूरा का पूरा डार्क क्रोम मिलेगा। जो इसका यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, डोर ओपनिंग हैंडल, ये भी डार्क क्रोम का है। जो डोर का ग्रैब हैंडल है ये तो नॉर्मल प्लास्टिक है, लेकिन इसके आसपास जो पूरा का पूरा सराउंड है दिस इज पियानो ब्लैक। सिमिलरली इसके सेंट्रल कंसोल को अगर आप देखेंगे तो गियर शिफ्ट के आसपास भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी विद गार्निशेस ऑफ डार्क क्रोम, यहाँ पे भी एंड इस तरफ भी, और साथ ही ये वाला पोर्शन भी पूरा पियानो ब्लैक है। अगर मैं सामने इसके एमआईडी डिस्प्ले की बात करूँ, उसका जो ये बिनेकल है उसको भी यहाँ पे डार्क क्रोम फिनिश दी हुई है, वेराज अंदर पियानो ब्लैक नहीं है, ये प्लेन सिंपल प्लास्टिक है। गाड़ी का जो एमआईडी डिस्प्ले है ये कम्प्लीटली डिजिटल नहीं है जैसा कि अल्काजार में और ग्रैंड विटारा में आता है। जो इसका स्पीडोमीटर है दैट इज एनालॉग एंड लेफ्ट साइड में इट हैज़ अ 7 इंच कलर्ड TFT स्क्रीन। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील्स में यहाँ पे आपको इसके ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिलेंगे, कॉल रिसीव और काटने का ऑप्शन मिलेगा, वॉल्यूम बढ़ाने का और घटाने का ऑप्शन मिलेगा, ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के बटन्स मिलेंगे, और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको इसके एमआईडी डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिलेंगे। दिस इज फॉर द क्रूज कंट्रोल एंड दिस इज फॉर कैंसिलिंग द क्रूज कंट्रोल। कार के डोर हैंडल के अंदर आपको इसके पावर विंडोज के स्विचेस मिलेंगे। यूजुअली सारी कार्स के अंदर ORVM कंट्रोल स्विचेस भी यहाँ होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ है। जहाँ पे यूजुअली ट्वीटर्स होते हैं, ट्वीटर थोड़ा सा आगे यहाँ A पिलर की तरफ है, और यहाँ पे इस तरफ आपको ORVM कंट्रोल बटन्स मिलेंगे, जिसमें कि आप इसको ORVM को फोल्ड भी कर सकते हो और टर्न भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। गाड़ी का ORVM अगर आप देखोगे तो व्यू काफ़ी अच्छा आता है। कोई मुझे ऐसा इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा कि इसका व्यूइंग एंगल कम है। पीछे से अभी एक कार आके गई है तो काफ़ी कंफर्टेबली दिख रही थी वो यहाँ पे। गाड़ी में आता है ऑटोमेटिक ORVM, और जो इसके सनवाइज़र है, ड्राइवर साइड तो नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसेंजर साइड जो सनवाइज़र है उसमें आपको शीशा भी मिलता है अलॉन्ग विद लाइट्स। ORVM के ऊपर इस तरफ आपको मिलती है इसकी लाइट्स, एंड यहाँ पे आपको इसके सनरूफ कंट्रोल्स मिलते हैं। गाड़ी की जो पैनोरामिक सनरूफ है वो यहाँ शुरू होती है एंड पीछे रेयर पैसेंजर के हेडरेस्ट से थोड़ा सा ऊपर, हाँ थोड़ा सा आगे की तरफ वहाँ पे खत्म होती है। वो जब मैं पीछे बैठूंगा तो आपको दिखाऊंगा डिटेल में। कार का जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर स्पेस काफ़ी है। यूजुअली मैंने देखा है कि ग्लव बॉक्सेस जो हैं आजकल काफ़ी गाड़ियों में काफ़ी छोटे आ रहे हैं। स्कॉर्पियो N का मुझे काफ़ी छोटा लगा, बट इसका साइज़ मुझे डिसेंट लगा, एंड मोर ओवर इट इज़ अ कूल्ड ग्लव बॉक्स। गाड़ी बंद है लेकिन फिर भी इसके ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेशन लैम्प जले हुए हैं। कार का जो पूरा का पूरा सेंट्रल कंसोल है और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मैं सारा का सारा एक बार वो समझा देता हूँ। तो गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है दैट इज़ 8.8 इंचेस टच स्क्रीन, जो कि थोड़ा सेगमेंट के हिसाब से छोटा है, क्योंकि आजकल गाड़ियों के अंदर और काफ़ी बड़े टच स्क्रीन आ रहे हैं, जैसे क्रेटा में और अल्काजार में 10-10 इंच के आ रहे हैं। मोरओवर इसकी जो ये बाउंड्रीज हैं, जो बेजल्स हैं, ये भी काफ़ी थिक हैं। उसके नीचे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सारे बटन्स मिलेंगे, ये जैसे वॉल्यूम कंट्रोल है और ये और भी कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए है। इसके नीचे आपको AC वेंट्स मिलेंगे। AC वेंट्स के ऊपर यहाँ हल्का सा डार्क क्रोम फिनिश नजर आएगा आपको, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा। एंड इसके नीचे आपको फॉग लैम्प कंट्रोल्स, हज़ार्ड वार्निंग लैम्प्स, एयर प्यूरीफायर कंट्रोल, और ये ड्राइव मोड चेंज करने का बटन मिलेगा, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल। फर्दर अगर आप नीचे जाएंगे तो एक छोटी सी बाउंड्री है इसके ब्लैक स्टोन मैट्रिक्स डैशबोर्ड का, एंड उसके नीचे फिर से एक पियानो ब्लैक पैनल आता है जिसमें आपके डीफॉगर कंट्रोल्स हैं, AC कंट्रोल्स हैं, एंड इसमें सिंगल जोन ऑटोमेटिक AC आता है। अगर हम और नीचे चलें तो यहाँ पे आपको मिलता है इसकी ऑक्सीजन केबल का इनपुट, एंड लेफ्ट साइड में आपको USB इनपुट मिलता है। यहाँ पे नीचे आपको इसका फोन रखने की एक जगह मिल जाएगी, बट एक नेगेटिव है इसमें कि इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका ESP ऑन ऑफ करने का बटन, एंड साथ में आपको मिलेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स। ये देख के आपको पता चल रहा है दिस इज फॉर रेन, दिस इज फॉर मडी टेरेन एंड दिस इज फॉर नॉर्मल। राइट साइड में आपको बटन मिलता है हिल डेसेंट कंट्रोल का, एंड इसके जस्ट पीछे आपको इसका गियर शिफ्ट लीवर मिलता है। दिस कार इज एन ऑटोमेटिक एंड इट कम्स विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड आप ये देखिए गियर शिफ्ट के ऊपर भी इनका ट्राई एरो डिजाइन है। सो दिस थीम हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ग्रिल। इसके पीछे भी अगर आप आएंगे तो एक काफी अच्छा एक एरो टाइप का इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश दे रखा है, जिसके अंदर आपको इसके
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शन के बटन्स मिलेंगे। इसके पीछे आपको मिलते हैं इसके कप होल्डर्स। एंड पहली बार मुझे काफी टाइम में अब जाके कोई कप होल्डर यूजेबल नजर आया है। यूजुअली मैं देखता हूँ कि कप होल्डर्स जो होते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये प्रॉपर कप होल्डर्स हैं जो राउंड है। और इसके कप होल्डर्स की यूटिलिटी टेस्ट करने के लिए मैं एक बॉटल लेके आया हूँ एंड मैं इस बॉटल को काफी कंफर्टेबली इसके अंदर रख पा रहा हूँ। हालांकि बॉटल का साइज काफी अच्छा है लेकिन ये बड़े अच्छे से इसमें फिट हो रही है। इसके कप होल्डर्स के पीछे आता है इसका सेंट्रल आर्मरेस्ट। सेंट्रल आर्मरेस्ट जो है इसका कुशन काफी अच्छा है, हाथ रख रहा हूँ तो काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। सेंट्रल आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइडिंग तो नहीं है, फिक्स्ड है, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज स्पेस ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा डीप तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। एंड साथ ही आपको इसके अंदर इसका 12 वोल्ट सॉकेट मिलेगा चार्जिंग के लिए और 2 USB स्मार्ट चार्जर्स मिलेंगे टाइप ए। बात करूं मैं इसकी अगर सीट की, तो सीट पे बैठ के वाकई आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी थ्रोन पे बैठे हुए हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है सीट का, ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा फर्म है। साथ में जो इसके बोल्स्टर्स हैं ये भी इतने ज्यादा पास नहीं है। अगर कोई ज्यादा हैवी बिल्ड का आदमी बैठेगा तो पता नहीं उसको कैसा लगेगा, बट फॉर अ पर्सन ऑफ माई साइज आई फाइंड इट प्रीटी कंफर्टेबल। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है एंड दे आर 6 वे पावर्ड, आगे पीछे ऊपर नीचे, एंड इसका रिक्लाइन एंगल भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन फिर भी इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट थोड़ी सी लंबर सपोर्ट के लिए हो सकती है, विच इज मैनुअल थ्रू दिस। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लंबर सपोर्ट चेंज हो रहा है इससे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए दिस मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो सीट्स जो हैं वो ग्रेनाइट ब्लैक नैपा कलर में आती हैं। दीज आर लेदरेट सीट्स एंड सीट्स के अंदर भी आपको ट्राई एरो परफोरेटेड डिजाइन मिलेगा। ये ट्राई एरो थीम आपको गियर शिफ्ट में, सामने की फ्रंट ग्रिल में और यहाँ सीट्स के अंदर भी नजर आएगा। ये जो परफोरेशंस हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स के लिए हैं एंड वेंटिलेटेड सीट्स का बटन आपको यहाँ इस तरफ मिलेगा पावर्ड सीट्स कंट्रोल के ऊपर। और साथ ही गाड़ी के हेडरेस्ट पे आपको #dark जो कि इसका एडिशन है उसकी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। इसके साथ साथ सीट्स के अंदर भी आपको डीप ब्लू स्टिचिंग मिलेगी इस तरफ, एंड सीट्स के साथ साथ जो सेंट्रल कंसोल है वहाँ पे भी आपको सेम ब्लू स्टिचिंग मिलेगी। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में, तो इसमें एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के अलावा 9 स्पीकर आते हैं 4 दरवाजों पे, 4 ट्वीटर्स और 1 सबवूफर। तो स्पीकर्स में दिखा देता हूँ कि फ्रंट डोर में यहाँ पे स्पीकर है नीचे, उसी तरह से बाकी की तीनों डोर्स में भी है। ट्वीटर जो है आगे के यहाँ पे ए पिलर में है और जो पीछे वाला ट्वीटर है वो यहाँ पे है दरवाजे में ऊपर की साइड, एंड रेयर दरवाजे में स्पीकर यहाँ पे नीचे की साइड है। अगर मैं कप होल्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे सामने सेंट्रल कंसोल में तो 3 कप होल्डर्स हैं, साथ ही साथ आपको बॉटल होल्डर भी मिलता है दरवाजे के अंदर भी। तो यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है और मैं एक एक्चुअल बॉटल लेके आया हूँ ये चेक करने के लिए कि कितना यूजेबल है। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे बड़ी आराम से फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी पीछे स्टोरेज स्पेस नजर आएगी, एंड अगर आप स्टोरेज स्पेस को पास से देखेंगे तो ठीक ठाक है, काफ़ी डीप है, एंड इस तरफ भी आपको जगह मिलेगी। तो स्टोरेज की तो यहाँ दरवाजे में दिक्कत नहीं है एंड काफ़ी यूजेबल भी है। कार की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश दिखाने के लिए मैं एक बार दोबारा दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ आपको। आई एम श्योर आप लोगों ने थर्ड एक बार पहले सुना होगा लेकिन मैंने फिर से कर दिया है। इसके अलावा आपको जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स है वो ठीक मिलेगी, ऐसा कुछ मुझे चीप क्वालिटी तो नहीं नजर आ रहा। फिट एंड फिनिश भी मुझे नजर आ रही है। पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि टाटा की क्वालिटी फिट एंड फिनिश काफी खराब है, अंदर से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा एंड कुछ ऐसा हिलता डुलता भी नजर नहीं आ रहा है। जो चीजें हैं जितनी भी हैं दे सीम प्रीटी वेल स्क्रूड अप एंड दे फील बिल्ट टू लास्ट। यहाँ पे जो इसका डोर साइड आर्मरेस्ट है ये काफी चौड़ा है। कुछ गाड़ियों के अंदर ये सिर्फ नाम का होता है, दिस इज जस्ट फॉर नेम सेक, लेकिन इसकी विड्थ काफी अच्छी है। आराम से मैं अपना हाथ काफी कंफर्टेबली रेस्ट कर पा रहा हूँ। एंड लेफ्ट साइड का जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है ये भी जो है यहाँ पे मैं अपना हाथ काफी आराम से रेस्ट कर पा रहा हूँ। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही है कि मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिसबैलेंस नहीं लग रहा है कि ये वाला नीचे है ये वाला ऊपर है, हाइट ऑलमोस्ट बराबर है। बस अगर ये थोड़ा सा स्लाइडिंग वाला होता तो अच्छा रहता। फ्रंट सीट के अंदर रेंज ऑफ स्लाइडिंग एडजस्टमेंट कितनी है मैं एक बार वो शो करता हूँ। ये मैंने सबसे पीछे कर रखी है सीट, अब मैं इसको सबसे आगे करता हूँ। इसकी पावर सीट्स में कोई आवाज नहीं आ रही इसकी मोटर के अंदर, इट इज कंपैरेटिवली साइलेंट। वैसे तो ये और भी आगे हो सकता है बट मेरा घुटना टच हो रहा है तो इसलिए इसको सिर्फ मैं यहाँ तक रखूंगा। मैं एक बार ना गाड़ी से उतर के दिखाता हूँ कि कितनी आगे तक जाती है। माय गुडनेस, सीट कितनी आगे चलेगी, मतलब सीट तो इतनी आगे चलेगी कि कोई बच्चा भी बैठ के मेरे ख्याल से अब पेडल तक अपना पैर पहुंचा सकता है, लेकिन इतना आगे तक कोई लेके जाएगा नहीं और ना ही कोई ज़रूरत है। ये तो बस मैंने वैसे ही रेंज दिखाने के लिए कि कितनी आगे जा सकती है उसके लिए दिखाया है। देखो सीट की मोटर देखो, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है। मैं माइक को जानबूझ के मोटर के पास लेके गया हूँ ये दिखाने के लिए कि इसका ऑपरेशन काफ़ी साइलेंट है। अब ज़रा कार का पावर रिक्लाइन एंगल चेक करता हूँ। इसका ऑपरेशन भी साइलेंट है, मोटर कोई आवाज़ नहीं कर रही। जो मोटर की स्पीड है टू सेट द रिक्लाइन एंगल, इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है, इट इज़ नॉट टू स्लो। कार की सीट्स की हाइट एडजस्टमेंट चेक करता हूँ एक बार। हाइट एडजस्टमेंट तो और भी ज़्यादा साइलेंट है, लिटरली आई मीन देयर इज़ नो साउंड, काफ़ी स्मूथ है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड मोटर चलाते हैं तो वो थोड़ा सा ना कभी कभार ऐसा फील होता है जैसे रुक रुक के चल रही हो, तो वो फील भी मुझे इसकी हाइट एडजस्टमेंट में और रिक्लाइन में नहीं नज़र आई। मोटर का ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ है।
थोड़ा सा मैंने सीट को पीछे किया तो मुझे हल्का सा, बहुत हल्का सा ऐसा फील हुआ है कि मोटर थोड़ा सा रुक रुक के चल रही है, बट अदरवाइज 90% मैं ये कहूंगा कि आगे पीछे स्लाइड करने के अंदर इसकी मोटर स्मूथ है, एंड हाइट एडजस्टमेंट में और रिक्लाइन एंगल सेट करने में तो मोटर 100% स्मूथ है और साइलेंट है। एक बार पिछली सीट पे जाते हैं एंड वहाँ पे इसका जितना भी फिट एंड फिनिश है, जो इंटीरियर स्पेस है और जो सीट्स का कुशन है, एक बार वो चेक करते हैं। गाड़ी की रियर सीट में आके मैं बैठा हूँ एंड फ्रंट सीट जो है वो मैंने बिल्कुल अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, ना आगे ना पीछे। और अब ये देखो नी रूम कितना ज़्यादा है, अच्छा खासा नी रूम है, अच्छा खासा लेग रूम है, अच्छा खासा फुट रूम है, काफ़ी आगे तक पैर जा रहा है। यहाँ पे आके मेरा थोड़ा सा ये जो बोन है यहाँ पे टच हो रही है, बट अदरवाइज ठीक है। थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो थाई सपोर्ट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन थाई सपोर्ट में और भी कुछ छोटी गाड़ियों में बैठा हूँ तो ये उनसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। आई थिंक अगर कोई 6 फुट 2 इंच का आदमी बैठेगा, हो सकता है कि उसका थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लगे। थाई सपोर्ट के मामले में प्रोबेबली दिस कुड हैव बीन बेटर। इसका जो बैक रेस्ट है काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट का कुशन एग्जैक्टली जैसा आगे था वैसा ही है, नॉट टू फर्म नॉट टू सॉफ्ट, प्रीटी कंफर्टेबल। कार के अंदर लंबर सपोर्ट भी ठीक ठाक है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा कर्व दे रखा है विच मेक्स दी सीटिंग कंफर्टेबल। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव के लिए अच्छा है। गाड़ी के अंदर थोड़ी सी थिएटर टाइप सीटिंग है, यहाँ पे बैठ के मुझे थोड़ा सा आगे से ऊंचा फील हो रहा है, जिससे कि मुझे सामने का व्यू काफी अच्छा नजर आ रहा है। सीट्स जो हैं इनके बीच में काफी अच्छी खासी स्पेसिंग है, विंडस्क्रीन काफी बड़ा है तो सामने व्यू काफी अच्छा नजर आता है। और दरवाजा बंद करके भी अगर आप देखोगे तो इसके विंडोज काफी बड़े हैं, तो पीछे जो आदमी बैठा है मतलब कहीं से भी क्लॉस्ट्रोफोबिक तो फील नहीं करेगा। अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी काफी अच्छा है, हालांकि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ है और पैनोरामिक सनरूफ की वजह से हेडरूम काफी कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन सफिशिएंट काफी अच्छा हेडरूम है इसके अंदर। इन स्पाइट ऑफ हैविंग थिएटर सीट्स इसका हेडरूम अच्छा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कर्व नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे उठाया हुआ है पीछे से, ताकि जो पीछे थर्ड रो के अंदर लोग बैठे हैं उन्हें भी सफिशिएंट हेडरूम मिले। और ये थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी मोटर और इसका सनरूफ कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो फिट होता है। अगर मैं बात करूँ कार के शोल्डर रूम की, तो शोल्डर रूम भी सफिशिएंट नजर आ रहा है मुझे। मतलब इसका जो ये वाला पोर्शन आप ये देखो, मैं नॉर्मल सीट के अंदर बैठा हूँ, इसकी विड्थ इतनी है एंड जो बीच वाला एरिया है इसकी भी विड्थ इतनी है, तो मतलब 3 लोग काफी आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। सेंट्रल आर्मरेस्ट देख लेते हैं एक बार इसका। सेंट्रल आर्मरेस्ट के अंदर भी फाइनली अच्छे खासे यूजेबल कप होल्डर्स हैं, दे आर राउंड इन शेप, इनको वो स्क्वायर शेप नहीं दे रखी। पीछे की साइड भी जो इसका सेंटर आर्मरेस्ट है और जो डोर साइड आर्मरेस्ट है, इन दोनों की हाइट बराबर है। हाँ, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि एक हाथ ऊपर की साइड एक हाथ नीचे की साइड है, इट इज फाइन। लेकिन एक चीज है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा रिक्लाइन करूंगा, हाँ गाड़ी के अंदर पीछे रेयर सीट रिक्लाइनिंग सीट्स आती हैं, तो गाड़ी का सीट रिक्लाइन करके थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन इसका रिक्लाइन एंगल काफी अच्छा है, मैं वो दिखाता हूँ। अब ये देखो कि ये वाली जो सीट है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है और ये वाली सीट मैंने रिक्लाइन करी है। आप रिक्लाइन एंगल देखो जरा, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अभी वीडियो में तो मुझे नहीं पता कि कितना पता चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअल में रियलिटी में बैठ के ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट गाड़ी की सीट्स को रिक्लाइन करके वाकई कंफर्ट लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। कार का जो रियर हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है, इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड हेडरेस्ट का भी जो कुशन है थोड़ा सॉफ्ट है। अगर आप गाड़ी का जेट एडिशन लोगे तो उसके अंदर विंग्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, ये डार्क एडिशन है, इसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। कार के अंदर जो रेयर सीट्स हैं दीज आर 60-40 स्प्लिट, आप स्प्लिट करके इसको टम्बल डाउन कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, फ्लैट कर सकते हो टू इंक्रीज दी बूट स्पेस। अगर आप यहाँ नीचे कार के फ्लोर की बात करोगे तो जो इसका सेंट्रल टनल है ये उतना ज्यादा भी नहीं उठा हुआ, अगर कोई यहाँ पे बैठना चाहेगा तो उसको अपने पैर रखने में ऐसी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। जो कार का फ्रंट सेंटर कंसोल है ये यहाँ तक एक्सटेंड होता है, या पीछे की साइड आपको एक ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिलेगी जहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हो। यहाँ पे अगेन ये पियानो ब्लैक फिनिश इस तरह से टर्न होती हुई वहाँ आगे की तरफ जा रही है। नीचे आपको 2 स्मार्ट चार्जिंग USB टाइप A पोर्ट्स मिलेंगे। अगर आपको याद होगा तो अल्काजार के अंदर वायरलेस चार्जर आगे भी था पीछे भी था, इसमें वो चीज नहीं है। गाड़ी के सीट के पीछे आपको रेयर बैक पॉकेट्स भी मिलेंगे, एंड सीट भी जो है ये इस तरह से स्कूप्ड इन है यहाँ पे इस तरह से, ताकि अगर कोई लंबा चौड़ा आदमी बैठे तो उसके नीज यहाँ पे टच ना हो, तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस देने के लिए, स्पेस देने के लिए इन्होंने इस तरह से बना रखा है। गाड़ी की फ्रंट सीट के अंदर आता है आपके पास लंबर सपोर्ट का कंट्रोल, इस लीवर से आप इसके लंबर सपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। तो अभी ये फुल नीचे है, जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाएगा, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे इसको फ्लैट करूंगा ये अंदर की तरफ घुस जाएगा। तो लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट भी काफी अच्छी दे रखी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर या पीछे सेंट्रल कंसोल को देख के आपको लगा होगा कि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स भी है, लेकिन रेयर AC वेंट्स कहाँ पे है? तो उसका जवाब ये है कि रेयर AC वेंट्स आपको यहाँ पे जो इसका B पिलर है उसमें मिलेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ इस तरह से वर्टिकल,
दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल एंड समहाउ मुझे ये ज़्यादा यूजेबल लगते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है कि इनका एयर फ्लो सीधा मेरे पास मेरे ऊपर आएगा। यहाँ पे जो नीचे रेयर एसी वेंट्स होते हैं उनका प्रॉब्लम है कि वो पैरों में हवा मारते रहते हैं, उनकी हवा ऊपर नहीं आती है। एंड वैसे भी एयर कंडीशन जो हवा होती है वो ठंडी होती है एंड सिंस ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। इसलिए मुझे जो रूफ माउंटेड एसी वेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं, बट क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ तो दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। रेयर एसी वेंट्स तो हैं लेकिन इसका एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए कोई लीवर नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई ब्लोअर स्पीड कंट्रोल है। गाड़ी की जो फ्रंट ड्राइवर सीट है वो पावर्ड है और जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है। और रेयर सीट पैसेंजर्स के लिए आता है बॉस मोड थ्रू विच दे कैन कंट्रोल दी फ्रंट पैसेंजर सीट। इसको मैनुअली आगे पीछे किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, इस लीवर को कंट्रोल करके सीट्स आगे पीछे हो सकती हैं। बॉस मोड तो दिया हुआ है और फीचर भी काफ़ी अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है इसको ऑपरेट करने के लिए। आई थिंक अगर आगे जो पैसेंजर बैठा होगा वो खुद मैनुअली अपनी सीट एडजस्ट करे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाड़ी के अंदर रेयर सीट पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लैंप्स भी आते हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है एंड सिमिलरली दूसरे पैसेंजर के लिए भी इस साइड दिया हुआ है। गाड़ी की सारी लाइट्स मैं रात के टाइम पे दिखाऊंगा, जिसमें इसका हेडलैम्प, इंटीरियर लाइटिंग सारी कवर करूंगा। साथ ही साथ सेकंड रॉ ऑफ सीट्स के लिए आपको मिलते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, यहाँ पे दोनों सीट्स में मिलते हैं, इस तरफ भी मिलते हैं। जो इसकी सेकंड रॉ ऑफ पैसेंजर सीट्स है इसके अंदर भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आता है, लेकिन वो 6 सीटर ऑप्शन में आता है। सिंस दिस इज अ 7 सीटर हेंस इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है। अब जरा इसकी थर्ड रो ऑफ सीट्स को चेक करते हैं। अगर थर्ड रो ऑफ सीट्स पे जाना हो तो ये वाली जो सिंगल सीट वाली साइड है यहाँ पे एक लीवर है, लीवर तो वैसे दोनों तरफ है लेकिन पूरी की पूरी टंबल सिर्फ ये होती है, वो नहीं होती। सिंगल टच ऑपरेशन है, वेरी इजी। यहाँ टंबल होने के बाद इसको आप फर्दर इस तरह से पूरा टंबल कर सकते हो। एंड अब चलते हैं इसकी थर्ड रो ऑफ सीट्स में। एज यूजुअल जो हेडरेस्ट है वो थोड़ा सा कमर में चुभ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। अब ठीक है। देखो अगर मैं बैक रेस्ट की बात करूं तो बैक रेस्ट इसका ठीक है, बस ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा मुझे कमर में चुभ रहा है हल्का सा। अब ऑब्वियसली बात है कि सेकंड रो ऑफ सीट से निकल के मैं थर्ड रो में आऊंगा तो थोड़ा तो फर्क होगा, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं है। जो इसका हेड रेस्ट है ये भी मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा कुछ मुझे स्टिफ नहीं लग रहा। सीट का जो कुशन है वो भी ठीक ठाक है। अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो फॉर अ पर्सन ऑफ माई हाइट मेरी थाइज यहाँ पे टच हो रही है, आप देख सकते हो। आई थिंक सीट जो है वो स्लाइड हो सकती हैं और आगे, अगर सीट को आगे स्लाइड कर दिया जाए फिर यहाँ पे सफिशिएंट लेग रूम होगा। बाकी अगर मैं हेडरूम की बात करूँ, अगर मैं देखो ऐसे बैठा हूँ इस तरह से थोड़ा सा अपराइट तो ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन अब अगर बिल्कुल इस तरह से अपनी कमर को टिका के बैठा हूँ तो हेडरूम थोड़ा सा लिमिटेड है। अगर मेरे से ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा आदमी बैठ गया तो अगर थोड़ा सा कहीं स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी उछल पड़ी तो उसका सिर शायद लग सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो मुझे स्कॉर्पियो एन से भी अच्छी लगी, कि थर्ड रो ऑफ पैसेंजर्स का भी टाटा वालों ने बहुत ध्यान रखने की कोशिश करी हुई है। यहाँ पे आपको इसके एसी के वेंट्स मिलेंगे, दोनों तरफ रेयर एसी वेंट्स हैं। साथ ही साथ एसी स्पीड कंट्रोलर भी आपको यहाँ पे मिलता है। पीछे एक छोटा सा कप होल्डर मिलता है दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उस तरफ तो आपको एक एसी कंट्रोलर मिला था, लेकिन दूसरी तरफ आपको दो यूएसबी चार्जर्स मिलते हैं टाइप ए। तो यूएसबी चार्जर एक ऐसी चीज है जो टाटा वालों ने भर भर के दी है फॉर ऑल 3 रोज ऑफ पैसेंजर्स। मोबाइल किसी का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, चाहे आदमी कितना ही थक जाओ। कप होल्डर्स के अलावा इन्होंने यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस देने की कोशिश करी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हल्का सा नेट लगा हुआ है, आप कोई छोटी मोटी चीज यहाँ पे डाल सकते हो, और ये सेम नेट आपको यहाँ पे भी दे रखा है। यहाँ इस तरफ गाड़ी का वूफर है, जो 9th स्पीकर है जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है सामने पैसेंजर का, सामने ड्राइवर का और पैसेंजर का थोड़ा सा ज्यादा धूम धड़ाका सुनने का मन कर गया तो वो तो अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे होंगे। जो थर्ड रो पैसेंजर है उसका वूफर यहाँ लगता रहेगा साइड में कान पे। अभी फिलहाल जो सेकंड रो ऑफ सीट्स थी इनको बिल्कुल मैक्सिमम आगे कर दिया है, और आप अब अगर देखोगे तो अब मेरे घुटने टच नहीं हो रहे हैं। अब लेग रूम मेरे जैसे के लिए ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो लेफ्ट वाला पैर है मैं सिर्फ एक पैर डाल पा रहा हूँ, मैं राइट वाला पैर इसके अंदर नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे सीट के जो रेल्स हैं वो बीच में आ रहे हैं, तो मेरा जूता भी ठीक से नहीं आ पा रहा है। तो अगर किसी को ढंग से बैठना है तो उसको इस तरह से बैठना पड़ेगा। हाँ, अब मैं इस तरह से बैठा हूँ, अब ठीक है, मेरा बैक का एंगल भी ठीक है, मेरे घुटने भी ठीक है। देखो बहुत सारी गाड़ियों के मुकाबले इसकी थर्ड रो ऑफ सीट्स काफी अच्छी हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि थर्ड रो ऑफ सीट्स बिल्कुल परफेक्ट कंफर्टेबल होनी चाहिए तो वो एमयूवीज में ज्यादा आता है, जैसे किया कार्निवल हो गई। एक एसयूवी कार के अंदर इससे ज्यादा कंफर्टेबल थर्ड रो ऑफ सीटिंग मिलना मुश्किल है। यहाँ पीछे की साइड भी जो लाइट्स दे रखी है इन्होंने थर्ड रो ऑफ पैसेंजर्स के लिए और ट्रंक लिड के लिए, ये भी काफी ब्राइट है एंड दिस इज ऑल्सो व्हाइट लाइट, एंड बाकी में काफी अच्छा खासा उजाला हो गया है और व्हाइट इन कलर है एंड इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। अभी फिलहाल मैंने सेकंड रो ऑफ सीट्स के लिए भी लाइट्स ऑन करी हुई है, जो थर्ड रो ऑफ सीट्स है उसकी भी लाइट ऑन करी हुई है, और आप देख सकते हो कि ठीक ठाक उजाला है। हालांकि अभी सिर्फ शाम के 6:20 हुए हैं, लेकिन इतनी मुझे ऐसा बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं है, थोड़ी बहुत रोशनी बाहर है, सनसेट अभी हुआ नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस फिर भी अच्छी है, अंदर डिफरेंस पता चल रहा है। बाकी नाइट टाइम में इसकी पूरी इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग सारी चेक करके दिखाऊंगा मैं आपको। थर्ड रो ऑफ पैसेंजर के लिए बाहर निकलना भी काफी कन्वीनियंट है। ये एक छोटा सा लीवर है, इसको थोड़ा सा ऊपर किया
एंड ये सीट पूरी की पूरी ऊपर हो जाती है एंड यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। जब मैं गाड़ी के अंदर घुस रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये साइड स्टेप की क्या ज़रूरत है, गाड़ी इतनी ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। लेकिन जब मैं थर्ड रो से बाहर निकल रहा हूँ तो मैंने पैर अपना फिलहाल साइड स्टेप पे रखा हुआ है। अब मुझे इसकी यूटिलिटी पता चल रही है। ये देखो, यहाँ पे मैंने जूता रखा था, मैं डायरेक्टली ग्राउंड पे आता तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइड लेंथ लेनी पड़ती मेरे को। तो ये साइड स्टेप थर्ड रो ऑफ पैसेंजर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। गाड़ी के अंदर मिलते हैं 6 एयरबैग, एक यहाँ पे, एक इस तरफ। सीट्स के अंदर भी मिलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा सीट में, इस तरफ, दोनों सीट्स में साइड की तरफ। एंड लास्टली बी पिलर के ऊपर एयरबैग्स लिखे हुए हैं। हालांकि लिखा तो सी पिलर के भी ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 8 एयरबैग्स हैं। इसमें कर्टन एयरबैग्स हैं जो पीछे तक एक्सटेंड होते हैं, तो इसलिए वहाँ तक लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइड के लिए और फ्रंट पैसेंजर्स के लिए अर्गोनॉमिक्स की, तो बहुत लोग शिकायत करते हैं कि जो इसका ये सेंटर कंसोल है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है एंड कोई अगर इस तरह से बैठता है तो ये घुटना इस पर लगता रहता है, तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंट लगता है। तो टाटा ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? देखो, अगर आप बिल्कुल पैरों को इस तरह से लेके बैठोगे, जैसे ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, यहाँ मैंने एक्सीलेटर पे पैर दे रखा है एंड मैं पैर को थोड़ा फैला के बैठा हूँ तो ये घुटना इस पर टच होता है और ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो इसका फुट रेस्ट है यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट वाले पैर के लिए जो फुट रेस्ट है ब्रेक पेडल के लेफ्ट में, अगर मैं पैर वहाँ रखता हूँ तो पैर वहाँ रखने के बाद मेरा घुटना सीधा हो जाता है। अगर मैं ऐसे भी रखने की कोशिश करूँ तो मेरा घुटना यहाँ पे टच नहीं होता। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने फुट रेस्ट पे पैर रखा हुआ है तो इसके अर्गोनॉमिक्स ठीक है, घुटना यहाँ टच नहीं होता है। अदरवाइज मैं इस तरह से करके बैठूंगा तो यहाँ टच होता है। तो टाटा वालों ने अपनी तरफ से तो ये सोचा होगा कि फुट रेस्ट पे पैर रखे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत लंबा जा रहा है, हाईवे ड्राइव पे जा रहा है, तो कंटिन्यूसली कई घंटों तक पैर इस पोजीशन में रख के गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ड्राइवर अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी पैर ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है। तो ये आई थिंक टाटा वालों को इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि जब कोई पोजीशन चेंज करके इस तरह से बैठना चाहे तो एटलीस्ट घुटना यहाँ पे लगे ना, ये काफ़ी इनकन्वीनियंट लग सकता है। मैं तो सिर्फ गाड़ी को चेक कर रहा हूँ और मुझे कुछ ही घंटे हुए उसमें बैठे हुए, लेकिन अगर मैं इतनी लंबी गाड़ी चला रहा होता, ड्राइव कर रहा होता, तो डेफिनेटली ये मुझे भी इनकन्वीनियंट लग रहा होता।